हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा यांत्रिकी। और अगला टॉपिक जो इसी में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन जो गति होती है किसी भी पिंड की, किसी भी कण की, वो और यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरणकार, ऊर्जा और संवेग तथा गति। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे यांत्रिकी के अंतर्गत। इसके पहले हमने पहला वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो शायद आपने देख लिया होगा। अगर ना देखे हों तो वो वीडियो को आप देख लें और क्रम से पढ़ें इसको। एक बात और फ्रेंड्स की तुरंत ये निर्धारित ना कर लें कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है ये वीडियो, क्योंकि ये सच में ये उपयोगी हैं और इसका उपयोग आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली होने वाला है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में साइंस का अगर पोर्शन आना है तो उसमें ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए। मतलब कि जो यंत्र हैं, यंत्र क्या है? यंत्र ऐसे होते हैं जो एक बराबर मात्रा में आप अगर बल लगाते हैं तब भी वो काम जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से ये यंत्रों का काम है, मशीनों का काम है। मशीन इसीलिए हम उपयोग में लाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की जो रीडिंग है वो क्या होगी? घटेगी। वॉशिंग मशीन कार का सिद्धांत क्या है? मतलब जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? वो करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करती है। प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है वो अपकेंद्रीकरण होता है या अपकेंद्रण के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से हमारे जो दूध से क्रीम जो निकाली जाती है वो भी इसी उसमें काम करती है। विस्थापन, वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। तो इसमें से देखिए सदिश राशि आयतन नहीं है। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन। तो इनमें से विस्थापन जो है वो क्या है? सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन सी है? संवेग। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह क्या है? द्रव्यमान। देखिए कैसे, जैसे संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। तो वेग यहाँ मतलब ये बटे में वेग आ गया। अब यहाँ से देखिए वेग वेग खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा? अपना द्रव्यमान बचेगा। तो इस प्रकार से पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि बनेगी या बचेगी वो क्या होगी? द्रव्यमान। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि बल जो होता है F बराबर m है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m क्या है? द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण है। तो इस प्रकार से बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारों की लंबाई की माप की इकाई क्या होगी? तो यदि अगर कोई घन है, उसका आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल निरूपित करने वाली संख्याएं यदि समान है, मतलब आयतन और उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ये समान आ रहा है, तो घन के किनारों की जो लंबाई होगी उसकी इकाई कितनी होगी? 6 होगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है और ना ही वो विनाश की जा सकती है। मतलब कि ऊर्जा जो है वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। उसको हम ना तो पैदा कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी रूप में देखें, मान लीजिए जल की जो ऊर्जा है आप उससे विद्युत बना ले रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि विद्युत में परिवर्तित कर दे रहे हैं। उस विद्युत की जो ऊर्जा को आप किसी दूसरी मशीन में उपयोग की ले रहे हैं, तो उसको आप नष्ट नहीं कर रहे बल्कि दूसरे उसमें क्या कर रहे हैं? उसको ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं।
तो इस प्रकार से ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप अगर भोजन करते हैं तब भी क्या, वो भोजन की ऊर्जा को आप अपने शरीर में ले रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी, केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की जो बहती हुई ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, और इसी के कारण हम पवन चक्कियाँ नहीं लगा सकते हैं, जिससे हम ये तो ग्राइंडिंग का काम कर लें या फिर विद्युत उत्पादन का काम कर सकते हैं। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वो क्या है, देखिए गतिज ऊर्जा। मतलब कि वायु चूंकि बह रही होती है और उसी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हम अपना जो भी काम कर रहे होते हैं, या उसके पंखों को जो हम घुमा रहे होते हैं और उससे जो हम ऊर्जा पैदा कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी ऊर्जा है, वो एक्चुअली गतिज ऊर्जा हो रही होती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है जड़त्व। तो स्थिरता का जड़त्व, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है सिटिंग यहाँ पे, अब इसके बाद अगर ये तेजी से गाड़ी अगर चलना शुरू होती है इधर को, तो ये इधर को झुक जाएगा, क्योंकि ये अभी अपनी विरामावस्था में है, लेकिन गाड़ी जो है वो नीचे से क्या है कि चलना शुरू कर दी है, तो इसलिए ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में कह रहा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, ये कथन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कारण दिया है यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि मतलब ए और आर अर्थात कथन और कारक दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं करता है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर देखिए अगर घर्षणहीन कोई एक तट है, एक प्लेन है, आप वहाँ पर यदि खड़े हैं और अगर उससे सीटी बजाएं आप, तो आप में क्या होगा कि एक मोमेंट गति शुरू हो जाएगी। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ में चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है और सड़क पे घर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए घर्षण हमें चलने के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब ये कि अगर कोई गाड़ी मान लीजिए खड़ी है, ठीक है, तब उसको अगर हमें गति देना है, बिल्कुल खड़ी हुई गाड़ी को गति देना है, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गाड़ी चलायमान है तब उसको गति देना है या उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार गाड़ी के चलने के बाद उसमें जो घर्षण है वो कम होने लगता है, घर्षण फिर उसमें कम लगता है, इसलिए हमें कम बल लगाना पड़ता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पीछे की ओर खिसकी, तो नाव का द्रव्यमान क्या है? तो नाव का द्रव्यमान जो है वो मनुष्य के द्रव्यमान से कितना है, वो 10 गुना है। इस प्रकार से ये यहाँ अगर कोई व्यक्ति कूदता है तो नाव क्या होगी, पीछे की ओर होगी। अब वो पूछे इस हिसाब से हो रही है कि 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पीछे खिसकती है, तो जो मनुष्य का द्रव्यमान है वो क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा, मनुष्य का 10 गुना कम होगा और नाव का 10 गुना ज़्यादा होगा। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए तो वो कितनी दूरी पर रुकेंगी? अगर उनकी दूरी क्रमशः रुकने की x, y और z हैं, तो उनकी दूरियां क्या होंगी? उनकी दूरियां समान होंगी। अगर यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जाएं चूंकि समान है तो उनमें लगाया जाने वाला जो अवरोध है वो बराबर ही लगाया जाएगा। अगर बराबर अवरोध लगाया जा रहा है तो वो रुकेंगी कैसे, बराबर स्थिति में रुकेंगी। तो इस प्रकार से x, y, z का मान क्या होगा, बराबर होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चारों पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है।
जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी, r से कम। मतलब ये है इसका साधारण सा कि अगर कोई कार मान लीजिए खड़ी है पहले, तो उनमें जो गति देने के लिए जो घर्षण है या जो बल लगाना पड़ रहा है, यदि r लगाना पड़ रहा है, तो जब ये गति की अवस्था में आ जाएगी तब जो बल लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, r से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर है और वो समतल सड़क पर चल रहा है, तो उसके जो तल है वो तल कैसा होगा। मतलब ये है कि जैसे एक टैंकर है, ये टैंकर चल रहा है, ठीक है, सड़क पे, इसमें टैंकर में तेल भरा हुआ है। जब ये गतिमान अवस्था में है तो इसके टैंकर का जो तल होगा, इसके तेल का जो तल होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा परवलयाकार। कैसा होगा, वो परवलयाकार होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर फिर देखिए विचार करने के बाद हमें ये बताना है कि इनमें से कथन कौन कौन से सही हैं। और ये देखिए इस कंटेक्स्ट में है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, अगर एक मान लीजिए एक राउंड इस प्रकार से और यहाँ से एक गाड़ी अगर जा रही है इधर को, तब उसके बारे में हमें बात करनी है। तो क्या है कि अगर ये गाड़ी मान लीजिए उलटती है तब कैसे, बाहरी पहियों पर उल्टेगी, या फिर दूसरा यहाँ पर कह रहा है अंदर के पहियों पर उल्टेगी, मतलब कि पलट जाएगी वो एक प्रकार से, और तीसरा यहाँ पर कह रहा है बाहर की तरफ फिसलेगी, और चौथा कह रहा है अंतर की तरफ फिसलेगी। तो अब देखिए मान लीजिए एक ऐसा टर्न है और एक गाड़ी ऐसे जा रही है यहाँ पे, अगर ये गाड़ी पलटती है, उलटती है, तब इसमें क्या होगी कि ये ऐसे उल्टेगी, मतलब कि अंदर के पहियों की ओर उल्टेगी, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही होगा। और देखिए क्या होगा कि ये खिसकेगी कहाँ को, ये बाहर की ओर, इधर की ओर खिसकेगी। जब इधर को राउंड होगा तो ये बाहर की तरफ फिसलेगी और अंदर के पहियों की तरफ मुड़ेगी। तो इस प्रकार से 2 और 3 यहाँ पर सही है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है a = v - u अपॉन t। ये होता है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन गति पिंडों में कैसी होती है उससे संबंधित कंटेंट होगा। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, वो कौन थे, वो थे ब्रह्मगुप्त। मतलब कि न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण को खोजा उसके पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि प्रत्येक वस्तु जो है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। आप इसमें से ये भी देखते होंगे कि वो पेड़ से सेब गिरने वाला जो एग्जाम्पल है, या फिर इसी के माध्यम से उसने इसको खोजा था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन ने किया, आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। देखिए जो गुरुत्व है, गुरुत्व का मतलब क्या है कि पृथ्वी अपनी ओर क्या कर रही है, खींच रही है हमें। तो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इसीलिए हम इस पृथ्वी में क्या है, खड़े हुए हैं सही से। अगर मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर जो जी का मान है वो क्या है, 0 हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर गुरुत्व 0 है तब वहां पर अंतरिक्ष में सीधे खड़े रह पाना मुश्किल होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर एक सेब छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, वो सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है कि गुरुत्व है ही नहीं है। पीसा की मीनार झुकी हुई है लेकिन गिर नहीं रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उसकी जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो उसके तल के अंदर से गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि जो गुरुत्व केंद्र है, अगर वो गुरुत्व केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र की जो लाइन है अगर वो आधार तल पर है तो इसका मतलब वो जो भी वस्तु है, जो भी पदार्थ है वो क्या है, स्थिर रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी अभी है, तो मतलब कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए तो
सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता, तो वह होता अब जितना है उसका 1/4, मतलब उसका चौथाई भाग होता। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या कर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा इसमें से पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, मतलब कि लकड़ी, लोहा और मोम, ये तीनों टुकड़े जो गिराए जाएंगे समान ऊंचाई से तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उसका कारण ये है कि इन सब में जी का मान जो गुरुत्व है क्या लगेगा, बराबर लगेगा। और चूंकि ये वाली जो स्थिति है ये आदर्श स्थिति का मतलब ये है कि वहां पर हवा नहीं होगी। हवा में अगर लोहे और लकड़ी के समान भार के टुकड़े या समान भार की दो गेंदें समान ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अब देखिए यहाँ पे हवा की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर वायु अनुपस्थित कर दी जाए और समान ऊंचाई से आप एक तिनका, कागज का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा, अगर ये तीनों आप गिरा दें वहां से, तब भी वो समान समय में ही नीचे आएंगे। लेकिन चूंकि हवा की वजह से उनमें एक उत्क्षेप बल लगने लगता है, इसलिए जो हल्की चीज है वो क्या होगी, थोड़ा बाद में गिरती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि अगर हवा में अगर गिराया जा रहा है तब लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी, अगर एक बात और प्रश्न में अगर ऐसा ना हवा में अगर ना कहा जाए तो आपको ये मान के चलना है कि वहां पर जो वो बोल रहा है वो आदर्श स्थिति के लिए बोल रहा है, और आदर्श स्थिति का मतलब है कि वहां पर वायु नहीं है। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक गिराया जाता है एक साथ, तो भूमि पर क्या होगा, भूमि पर दोनों एक साथ आएंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर वो हवा में नहीं कहता है स्पेशली, तो आपको मान के क्या चलना है कि वो आदर्श स्थिति है, वहां पर हवा मौजूद नहीं है, जब तक कि वो कहे ना स्पेशली कि हवा मौजूद है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, जो 6 रह जाता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कथन सही है, लेकिन यहाँ पर कारण जो है वो गलत है। क्यों, यहाँ पर कारण में कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। वहां पर गुरुत्वाकर्षण है लेकिन पृथ्वी का 1/6 है ना, 1/6 है। इसीलिए अगर चंद्रमा पे वजन अगर हम काउंट करते हैं, वजन मापते हैं, तो पृथ्वी के वजन का 1/6 हो जाता है। देखिए जो भार होता है, भार क्या होता है कि mg होता है, ठीक है, भार बराबर। तो यहाँ पर देखिए m मतलब द्रव्यमान होता है, g मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर g का मान 10 है, ठीक है, अब कोई एक पदार्थ है जिसमें मान लीजिए कि 6 इसका द्रव्यमान है, तो आप अगर यहाँ पर भार देखेंगे इसका, तो भार बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर हो जाएगा 6 × 10, तो ये हो गया 60 kg। अब यहाँ पर अगर हम उसका बाई 6 कर दें, यहाँ पर ये देखिए बाई 6 करना पड़ेगा, कहाँ पर, अगर हम जा रहे हैं चंद्रमा पर, तो यहाँ पर 60 की बाई 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वजन जो है वो चंद्रमा पे पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए अगर हम पृथ्वी की बात करें ओनली, तो ध्रुवों पर जो भार है वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो जी है, जी का मान बढ़ जाता है। तो जी का मान ध्रुवों पे बढ़ जाता है, उसका कारण एक ये भी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ा सा चपटी है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में जो त्रिज्या है वो ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत किसके, ध्रुवों के। मतलब अगर इसके हम सेंटर से यहाँ से त्रिज्या अगर मापें तो ये त्रिज्या ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत इसके। तो इसलिए ध्रुवों पर जो जी का मान है वो ज़्यादा होता है, और जी का मान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर भार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि भार बराबर क्या है, mg है। और हम जानते हैं कि m तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन g का मान अगर बढ़ेगा तो भार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप में गिरने वाले किसी कण के मामले में टी में, मतलब कि समय टी में विस्थापन डी का विवरण प्रदर्शित करने वाला एक रेखा चित्र। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम इस साधारण सी बात करें कि अगर समय टी है और विस्थापन यहाँ पर डी है, तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। एक चिकना आनत तल क्षैतिज से या क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, मतलब थीटा कोण पर वो झुका है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय सॉरी, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन इस फिगर की है। अगर यहाँ पर हम ऊपर से किसी पिंड को नीचे की ओर लाते हैं तो पहुंचने पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1/sin थीटा इंटू अंडर रूट 2h/g, इस सूत्र के हिसाब से ये होगा काउंट। यहाँ पर देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। आप जानते हैं गति के नियम के हिसाब से v बराबर u प्लस ए टी। अब यहाँ पर देखिए, तो चूंकि शुरुआती वो जो ऊंचाई पे जो गेंद है वो उसकी जो गति है वो क्या होगी, 0 होगी, तो u बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर देखिए ये त्वरण दिया है इसका 9.8, इसके बाद में t कितना, 3 सेकेंड बात कह रहा, तो 3 गुणे कर देंगे, तो यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा क्या, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी गति होगी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। मतलब कि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे लेकिन उसकी त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए तो जी का जो मान है वो 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के त्वरण के कारण उत्पन्न होगा, तो त्वरण गुरुत्व त्वरण के कारण त्वरण जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 980 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर से अधिक या फिर इसके बराबर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण वहां पर कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर जाएं हम और चंद्रमा पर जो गुरुत्व जनित त्वरण है वो जी इज इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि द्रव्यमान चाहे जहाँ पर हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, चंद्रमा पे हो, पृथ्वी पर हो, द्रव्यमान समान ही रहता है, सिर्फ जी के मान में परिवर्तन होता है और जी के मान में परिवर्तन होने के कारण ही उसके भार में परिवर्तन आता है। तो जी इसमें से द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा, 100 होगा। भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पे। अगर मान लीजिए कि एक द्रव्यमान 100 है, ठीक है 100, अब इसके बाद में कह दिया जाए कि जी का मान अगर 10 है तो देखिए ये 1000 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लीजिए जी का मान 0 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, भार 0 हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। हमें देखिए सुमेलित करना है रेडियम। रेडियम किससे संबंधित है, मैडम क्यूरी से, क्योंकि मैडम क्यूरी ने क्या किया था, इसको खोज किया था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू के रॉन्टजेन, तो रॉन्टजेन ने खोज की थी एक्सरे की। चेचक एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका भी खोजा था किसने, एडवर्ड जेनर ने। पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी जो गति है वो शून्य है, इसलिए हम इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी हम इस गति को महसूस नहीं करते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तब क्या होगा,
तब भारहीनता की स्थिति आ जाएगी और प्रत्येक वस्तु हवा में उड़ने लगेगी। जैसे कि अभी मान लीजिए कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन यहाँ पर जी का मान अगर 0 हो जाए तो हम क्या होंगे, हवा में हो जाएंगे। और हमारे साथ साथ में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की जो है वो किसमें, हवा में हो जाएगी। सब कुछ ऐसे ही ऊपर तैरने लगेगा हवा में, जैसे कि अंतरिक्ष पे जाने पे होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो पृथ्वी का जो आकर्षण है उस पिंड को क्या करता है कि एक आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है, इसलिए वो घूमता रहता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। इसका कारण है केंद्राभिमुखी बल, वही जो गुरुत्वाकर्षण लगाया जा रहा है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो चारों में सबसे प्रबल कौन सा है, तो चारों में सबसे प्रबल है कौन सा, गुरुत्व। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार अधिक कब मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो हमें लगता है कि हमारा भार बढ़ गया है, और जब नीचे आती है त्वरित गति से तब लगता है हमारा भार कम हो गया है। अगर मान लीजिए उसकी डोरी टूट जाए और स्वतंत्र रूप से वो गिरने लगे तब क्या हो जाएगा, तब हमारे अंदर मतलब हमारी भारहीनता की स्थिति वहाँ पर आ जाएगी। लगेगा कि हम भार 0 में हैं और नीचे के तल से ऊपर उठ जाएंगे। लोलक की कालावधि लंबाई कालावधि जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि जो लोलक होता है उसकी जो कालावधि मतलब कि उसका अगर टी की बात करें, देखिए T = 2 पाई अंडर रूल L/G होता है। अब देखिए यहाँ पे तो ये जिसका ये कालावधि या आवर्त काल है, ये किसके, ये है समानुपाती L के और व्युत्क्रमानुपाती G के। इसका मतलब ये है कि अगर L बढ़ेगा तब यहाँ पे इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। और आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर को लगाने में समय, मतलब कि अगर कोई एक पिंड है तो उसका एक चक्कर मतलब पूरा होने में एक उसका क्या वो होता है, वो आवर्तकाल कहलाता है, एक पूरा दोलन करने में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ से ये और ये, तो ये एक दोलन पूरा करने का जो टाइम है ये आवर्तकाल कहलाता है। तो अगर L का मान बड़ा हो जाएगा तो मतलब कि लंबाई अगर बड़ी हो जाएगी तो उसकी कालावधि मतलब कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो सकती हैं या सुस्त हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मी के बढ़ जाती है। और गर्मी में क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादा हीट में कुछ प्रसारित हो जाती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति पे झूल रही है, अगर वो खड़ी हो जाए तब क्या होगा। देखिए जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी अगर हम उसको एक लोलक समझें तो उसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर वो लंबाई कम हो जाएगी तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा, अर्थात गति तेज हो जाएगी, है ना। वो मतलब आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी दोलन करेगा, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी झूल मतलब तेजी से झूलने लगेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन से कथन सही हैं। पहला दिया है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। ये बात यहाँ पर सही है, क्योंकि देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से अगर इस तरह से कोई गति हो रही है तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि त्वरण शून्य होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कथन है, हर आवर्त काल में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल, अब देखिए जैसे यहाँ से यहाँ अगर दोलन कर रहा है तो यहाँ और यहाँ ये निर्दिष्ट वेग को प्राप्त कर लेगा। अगर यहाँ की भी बात करें तो 2 बार यहाँ पर भी निर्दिष्ट वेग प्राप्त कर लेगा वो। अगला है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। नहीं, देखिए गति तो शून्य होती है लेकिन त्वरण वहाँ पर हाई होता है।
जैसे मान लीजिए अगर एक ये लोलक है, तो जब ये इस तरह से गति करेगा तो यहाँ पर जो पहुँचेगा, जैसे मान लीजिए, तो इस स्थिति पे यहाँ पे गति तो उसकी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन त्वरण यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और यहाँ पर वेग परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा दिया है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये बात यहाँ पर सही है। पेंडुलम घड़ी अर्थात कि ये जो लोलक वाली घड़ी होती हैं वो तीव्र गति से चल सकती हैं, कब, शीतकाल के मौसम में, ठंडियों में वो तीव्र गति से चल सकती हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब ये पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वो वेग होता है जो पृथ्वी से अगर किसी पिंड को अगर उतना वेग दे दिया जाए तो वो पृथ्वी का आवरण छोड़ के बाहर निकल जाएगा, इसे पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी से अगर किसी पिंड को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से उसको गति दे दें तो वो वस्तु फिर पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आएगी, वो इसका जो गुरुत्व क्षेत्र है इस गुरुत्व क्षेत्र को पार करके बाहर चली जाएगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तब क्या होगा, 8 किलोमीटर से फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इससे ज़्यादा पे फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण हैं, तो नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमाध्य मूल के वेग से कम होता है। इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये है कि देखिए, अगर पलायन वेग यदि कम होगा, पलायन वेग यदि कम होगा तो वहाँ से कोई वस्तु जल्दी पलायन कर जाएगी। जैसे मान लीजिए आप सोचिए कि हमारे जैसे अभी यहाँ पर पृथ्वी पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका वो है पलायन वेग। मान लीजिए ये होता मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता या 1 किलोमीटर प्रति मिनट होता, और इतनी गति से यदि कोई बाहर जा रही होती अगर चीज़, तो वो तो बहुत ही जल्दी निकल जाती। तो चंद्रमा पर यही चीज़ है कि वहाँ पर बहुत ही मतलब पलायन वेग कम है, जैसे तो जो वहाँ उस प्रकार से जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, उसमें कब्जे में नहीं रहती, उसको वो पकड़ नहीं पाता है। अगला टॉपिक इसमें है अपना स्थूल पदार्थों के गुण। तो स्थूल पदार्थों के क्या गुण हैं इसको यहाँ पर अब पढ़ते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का होना, ये क्यों होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रवों की पृष्ठ पर एक टेंशन, एक तनाव पाया जाता है जिसके कारण वो अपनी आकृति को सूक्ष्मतम करना चाह रहे होते हैं, जिसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और वर्षा की बूंदें भी पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार हो जाती हैं। द्रव की बूंदें अपने आप को संकुचित करती हैं, वो इसी कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। और नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो है क्या, घर्षण। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तनाव है या तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से क्या होता है, कम होता है। तो पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, तेल का कम होता है, इसलिए तेल पानी की सतह पर फैल जाता है। इसीलिए जब हम मच्छर मारना चाह रहे होते हैं और पानी में मच्छर होते हैं तो हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। तो जैसे ही हम मिट्टी का तेल छिड़कते हैं तो जो पृष्ठ तनाव पानी का है जिसमें कि वो उतने तनाव में वो बैठ सकते थे, वो तनाव जैसे ही टूटता है तो वो पानी में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए मतलब फैल जाता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही पढ़ते हैं। फिलहाल हम आगे ये पृष्ठ तनाव का और ये जो इससे संबंधित जो भी स्थूल पदार्थों के गुण हैं इसको हम आगे वाले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो अगला टॉपिक रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को। अगर इस चैनल में नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सजेशन भी दें। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।